आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि कक्षा 10 का जो तीसरा पाठ है आनुवंशिकी वो अपन पढ़ रहे हैं। और जो शुरुआती जो सेशन हुआ था अपना, उसमें हमने आनुवंशिकी की परिभाषा और आनुवंशिकता क्या है, उसके बाद में मेंडल का सामान्य परिचय, फिर मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया उसके बारे में हमने जो पढ़ लिया है। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जो मेंडलवाद है उसकी पुनर्खोज करने वाले जो 3 वैज्ञानिक हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। वो जो 3 वैज्ञानिक थे वो 3 वैज्ञानिक हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज और जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमक थे। इस प्रकार जो हमने वो तीनों वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ लिया। लगभग 35 वर्षों तक मेंडल के द्वारा किए गए कार्य वो किसी कारणवश दुनिया के सामने नहीं आ सके। उसके बाद में इन 3 वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके और इन कार्यों को ज्ञात किया। फिर हम पढ़ रहे हैं, आज आगे अपन उससे बात शुरू करते हैं कि मेंडल के 7 जोड़ी लक्षणों को जो है वो मेंडल ने चुना। और वो जो लक्षण थे वो जैसे लक्षण अपन कह सकते हैं कि पुष्प की, अपन कह सकते हैं पौधे की लंबाई है, फिर पुष्प की जो स्थिति है, कक्षस्थ है या अग्रस्थ है, पुष्प का रंग है और इस प्रकार फली का रंग है, फिर फली की आकृति है और बीज का रंग है, बीज की आकृति है। इस प्रकार जो है उन्होंने वो 7 जोड़ी लक्षणों को चुना जो प्रभावी और अप्रभावी रूप से उसके अंदर विद्यमान थे। उनके बीच में उन्होंने जो है वो क्रॉस करवाया। आज अपन उससे आगे बात शुरू करते हैं। उसमें मेंडल के जो 3 नियम थे उन नियमों को पढ़ने से पहले अपन जो कुछ पारिभाषिक शब्दावली है जिसको अपन आनुवंशिक शब्दावली के नाम से जानते हैं, उस आनुवंशिक शब्दावली का जो है वो हमारे दिमाग में संकल्पना या कहें कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यदि उससे अपन पहले ही नियमों को यदि पढ़ना शुरू करते हैं तो नियमों के अंदर जो वो तकनीक शब्दावली काम आती है, और यदि अपन उसका अर्थ नहीं जानते तो अपन नियमों को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। और बोर्ड की परीक्षा में इसमें से कई बार सवाल आता है, तो इस प्रकार अपने को ये नियमों को समझना है। और आनुवंशिकी की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं नियमों के द्वारा ही होती है। अपन इसको पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन। तो जो लक्षणों को, जो एक लक्षण होता है उसको जो निर्धारित करने वाली इकाई है उसको जीन कहा जाता है। और जॉनसन एक ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जीन शब्द दिया था। फिर बात करते हैं युग्म विकल्पी। तो युग्म विकल्पी जो होता है, लक्षणों को जो निर्धारित करने वाले जीन है वो जोड़ों के अंदर होते हैं, उन्हें युग्म विकल्पी के रूप में जाना जाता है। तो फिर है समयुग्मी। यदि एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जो दोनों जीन है वो समान जीन है, जैसे लंबाई को निर्धारित करने वाला जो जीन है, अपनी बुक के अंदर ये जो पारिभाषिक शब्दावली है वो सब दे रखी है, अपने को उसको अध्ययन करके भी हम समझा देते हैं और उसको अध्ययन करने के बाद नियम पढ़ सकते हैं। तो पहला दे रखा है समयुग्मजी। जब दोनों जीन समान प्रकार के होते हैं उसको अपन समयुग्मजी के नाम से जानते हैं, चाहे वो प्रभावी जीन हो या फिर अप्रभावी जीन। जैसे अपन यदि बात करते हैं कि लंबाई को जो निर्धारित करने वाला जीन है वो कैपिटल टी, इस प्रकार ये लंबाई को निर्धारित करने वाले जीन 2 होते हैं, एक तो होता है कैपिटल टी और दूसरा होता है स्मॉल टी। यदि दोनों जीन समान साथ में है, यानी कैपिटल टी साथ है, स्मॉल टी साथ है, तो ये दोनों जो जीन है वो समयुग्मजी प्रकार के जीन कहलाते हैं। अब इसमें से ये दोनों प्रभावी हैं, इसमें से ये दोनों अप्रभावी हैं। अब यदि बात करते हैं विषम युग्मजी प्रकार के जीनों की, यदि दोनों जीन अलग अलग प्रकार के साथ में विद्यमान होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जो दोनों जीन है वो दोनों अलग अलग प्रकार के जीन है। और भले ही यहाँ पर जो पौधा है वह लंबा हो, लेकिन इसमें से एक जीन प्रभावी है और दूसरा जीन क्या है, अप्रभावी है, इसलिए अपन इसको विषम युग्मजी के रूप में जानते हैं। अगला जो है लक्षण प्ररूप। देखो, लक्षण प्ररूप का मतलब ये होता है कि यदि अपन पौधे को देखें, बाहर से देखने पर अपन उसके जीन का अध्ययन नहीं करें, केवल उसके पौधे को ही देखें, तो अपन कह सकते हैं यदि पौधा लंबा है तो जो दिखने वाला लक्षण है वो लंबापन है। यदि मान लो पौधा बौना दिखता है तो उसका जो दिखता है लक्षण वो क्या है, बौनापन है। यदि मान लीजिए अपन कह सकते हैं जो बीज है, बीज गोल आकृति के हैं, तो जो है वो गोल आकृति के दिखाई दे रहे हैं, तो जो पौधे के लक्षण अपन आंखों से देख सकते हैं, आंखों से स्पष्ट होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप, या उसको इंग्लिश में फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं जीन प्ररूप। तो जीन प्ररूप के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जीन प्ररूप के अंतर्गत होता है कि जो लक्षण होते हैं उसके जीन विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा सामने जैसे जो बीज है, मान लीजिए बीज क्या है, गोलाकार है, लेकिन वो शुद्ध गोलाकार नहीं होकर के वो इस प्रकार के
साथ में उसके अशुद्ध जीन भी, या अपन कह सकते हैं अप्रभावी, अशुद्ध जीन नहीं कहेंगे, अपन उसको कहेंगे अप्रभावी जीन भी विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी जीन के साथ साथ के अंदर उसके अंदर अप्रभावी जीन भी उपस्थित है। तो यदि उसके जीन का अध्ययन किया जाए, हालांकि पौधा जो है, जो बीज है वो अपने को गोल नजर आता है, गोल दिखता है, लेकिन गोल बाहर से देखने पर दिखता है, लेकिन यदि उसकी कोशिका में अध्ययन किया जाए, जीन का अध्ययन किया जाए, तो उसके अंदर प्रभावी जीन भी हैं और अप्रभावी जीन भी हैं। तो अपन जीन उसको बोलते हैं एक तरह से जीन प्रारूप। फिर उसके बाद में बात करते हैं प्रभावी पीढ़ी। प्रभावी पीढ़ी का मतलब होता है कि जो लक्षण पहले होता है और जो दिखाई देता है, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे अपन प्रभावी लक्षण के रूप में जानते हैं। यहाँ प्रभावी पीढ़ी नहीं है, यहाँ अपन कहेंगे प्रभावी लक्षण, यहाँ कहेंगे प्रभावी लक्षण। जो लक्षण अपने को पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, पहली पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, प्रभावी अप्रभावी लक्षण। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो साथ में ना, सामने ये दो पौधे हैं इस प्रकार, ये पौधा लंबा है और ये पौधा जो है बोना है, इस प्रकार इसके ये यहाँ पर ये पत्तियां लगी है, मान लीजिए ये यहाँ पर मान लीजिए पत्तियां लगी इसके, यदि इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवा जाता है। संकरण में क्या है, संकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है, इसके फूल लगा हुआ है इस प्रकार, ये यहाँ पर एक पुष्प लगा हुआ है इस प्रकार, ये पुष्प है पौधे का। यहाँ पर भी मान लीजिए इसका एक ये इस प्रकार पौधा है और यहाँ पर भी इसके क्या लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। तो संक्रमण करवाने में क्या होता है, मान लीजिए ये जो पुष्प खुला, जैसे ही पुष्प खुला मटर का, तो उसमें 10 पुंकेसर होते हैं। उन 10वें पुंकेसर को कैंची से काट देते हैं, हटा देते हैं। कैंची से पुंकेसर को काट करके इसका पुष्प तोड़ करके इसके पराग कण छिड़क देते हैं इस वर्तिका के ऊपर। तो देखिए पराग कण हमने किसका काम में लिया, पराग कण हमने लंबे पौधे का काम में लिया। तो अंड कोशिका किसकी काम में ली, वो छोटे पौधे की काम में ली, यानी बोने पौधे की। इसको हम बताते हैं कैपिटल टी से कैपिटल टी से, ये कौन सा है, स्मॉल टी से स्मॉल टी से। तो पराग कण तो ले रहे हैं लंबे वाले पौधे, ठीक है, नर युग्मक है, अपन लंबे वाले पौधे के काम ले रहे हैं। लेकिन जो मादा युग्मक है या अपन अंड कोशिका है, वो किसी काम में ले रहे हैं, वो अपन काम में ले रहे हैं बोने वाले पौधे के। तो इस प्रकार इसके परागकण, अब इसके अंदर निषेचन हो गया, ठीक है। जैसे निषेचन हुआ तो यहाँ पर एक फली का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनती है, एक मटर की फली बनती है इस प्रकार। ये मान लीजिए मटर की क्या बन गई, यहाँ पर मटर की फली बन गई। अब इस मटर की फली के अंदर जो पौधे उत्पन्न, जो बीज बनते हैं, इस मटर की फली के अंदर जो बीज बनेंगे, उन बीजों को यदि रोपा जाएगा तो वो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है इनके संक्रमण से, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे प्रभावी लक्षण। जो पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, परागकण छिड़के उसे फली बनी, उस फली से वापस पौधे बन गए और उन पौधों में जो लक्षण दिखाई देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 4 बीज उत्पन्न हुए और चारों बीजों को जब हमने रोप दिया और रोपने के बाद में मान लीजिए वो चारों के चारों बीज जो थे वो लंबे पौधे प्राप्त हो गए। चारों के चारों पौधे कैसे प्राप्त हुए हमको, मान लीजिए चारों के चारों पौधे हमको लंबे प्राप्त हो गए इस प्रकार। ये चारों के चारों पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो चूंकि चारों के चारों पौधे लंबे थे और वो पहली पीढ़ी में प्रकट हुए, इसलिए इसको प्रभावी लक्षण के रूप में जाना जाता है। फिर अप्रभावी लक्षण, वापस वही के वही, इस थोड़ा विपरीत अपन कहेंगे कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो गए वो प्रभावी लक्षण, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट नहीं हुए वो अप्रभावी लक्षण। उसके बाद अपन बात करते हैं एक संकर संकरण। देखो एक संकर संकरण है, द्विसंकर संकरण है, त्रिसंकर संकरण है और बहुसंकर संकरण है। इनकी लगभग परिभाषा सेम है, एक प्रकार की है। पहले हम बात करते हैं एक संकर संकरण। देखिए एक संकर संकरण में हमने इस पौधों का कौन सा लक्षण माना, कौन से लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाया। तो हमने इस पौधों के पहले लक्षण को एक ही लक्षण लिया और वो लक्षण था लंबाई। यदि अपन किसी भी पौधे के या किसी भी जीव के एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाते हैं, एक लक्षण को लेकर यदि क्रॉस करवाएंगे तो वो एक संकर संकरण कहलाता है, उसको एक संकर संकरण कहा जाता है। अब मान लीजिए हमने इस पौधे के 2 लक्षणों को साथ में लेकर के क्रॉस करवाया। मान लीजिए हमने इस पौधे की लंबाई के साथ साथ में इसके बीजों की आकृति को भी लेकर क्रॉस कराया, तो अपन इसको लिखेंगे कैपिटल टी, साथ में बीजों की जो आकृति है वो गोल है, राउंड है, उसको कैपिटल आर भी कहेंगे। अब इसमें भी ये जो है लक्षण है स्मॉल टी है, तो यहाँ पर स्मॉल आर झुर्रीदार वाले बीज है। तो देखिए इसमें 2 लक्षण साथ में है, ये लक्षण लंबाई को निरूपित करते हैं और ये लक्षण जो है बीज की जो आकृति होती है उसको निरूपित करते हैं। तो अपन 2 लक्षणों को यदि साथ में लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उसे द्विसंकर संकरण के नाम से जाना
जाता है। अब मान लीजिए कि हम इस पौधे की लंबाई को लेकर भी क्रॉस करवाते हैं, साथ साथ में बीज की आकृति को लेकर भी क्रॉस करवाते हैं, और उसके साथ में अपन कह सकते हैं कि बीज का जो रंग है उसको लेकर भी क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ अपन कर देते हैं कैपिटल वाई, ये बीज का क्या है, रंग हो गया। और यहाँ पर कर देंगे अपन स्मॉल वाई, ये बीज का रंग हरा है, यहाँ पर बीज का रंग कैसा है, पीला है, येलो है। तो हमने 3 लक्षणों को माना। पहला लक्षण क्या माना, लंबाई। दूसरा लक्षण क्या माना, बीज की आकृति। तीसरा लक्षण क्या माना, बीज का रंग। तो जब 3 लक्षणों को साथ में लेके क्रॉस करवाते हैं तो अपन उसको त्रिसंकर संकरण, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, सेम है तो परिभाषा पता नहीं, समझाना यही है, किताब में लिख रखा है वही बताना है। जब 3 लक्षणों को लेके, 3 विपर्यासी लक्षणों को लेके साथ में क्रॉस करवाते हैं तो उसे त्रिसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक शब्द और लिखा हुआ है, बहुसंकर संकरण। तो बहुसंकर संकरण में यही है, यदि 3 से अधिक लक्षणों को लेकर के परस्पर क्रॉस करवाते हैं तो उसे बहुसंकर संकरण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार ये इसके हो गए। अब हम बात करते हैं परीक्षण संकर। तो परीक्षण संकर में अपन बात करते हैं कि यदि F1PD में जो अप्रभावी लक्षण वाले जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो F1PD में मान लीजिए अप्रभावी लक्षण वाले जो पौधे होते हैं, ये इनका क्रॉस यदि F1PD में F1PD का संकरण अप्रभावी से करवाता है, ये मान लीजिए ये F1PD है, ये F1PD, इस F1PD का क्रॉस किससे करवाना है, अप्रभावी वाले जो अपने को प्रकट नहीं करता है पहली पीढ़ी में। वो तो सामने मालूम पड़ जाएगा कि जो लक्षण प्रकट होंगे वो तो सीधे से हैं, प्रभावी पीढ़ी के हैं, और जो लक्षण सीधे सामने प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी है। तो अपन कहेंगे यदि F1PD का क्रॉस किससे करवाते हैं, अप्रभावी जनक पादप से करवाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परीक्षण संकर कहलाता है। अब है संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण होता है ना, उनमें से F1PD का जो संकरण है वो दोनों में से किसी एक के साथ में करवा जाता है, उसको बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। फिर है व्युत्क्रम संकरण। देखो व्युत्क्रम संकरण में क्या होता है कि एक बार में परागकण हमने लिए, लंबाई वाले पौधे के परागकण इसके ऊपर छिड़क दिए। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, दूसरी बार में हमने छोटे वाले पौधे के परागकण को किसके ऊपर छिड़का, लंबे वाले पौधों पर छिड़का। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि पहली बार में जो अपन कह सकते हैं नर युग्म लंबे वाले लेते हैं, और दूसरी बार में नर युग्म जो होते हैं वो बोने वाले पौधे लेते हैं। इस प्रकार उसको बोलते हैं अपन क्रॉस संकर के या व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानते हैं। अब है जनक पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में जिन 2 पादपों के बीच में क्रॉस करवाता है वो कौन सी पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। फिर F1PD, वापस यही कहेंगे कि जब एक संकर संकरण में जो पहली जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1PD, और F1PD में यदि निषेचन करवाया जाए, अब इसके अंदर मान लीजिए पुष्प लगे, ये जो F1PD है, इस F1PD में यदि मान लीजिए पुष्प लग जाते हैं, यानी इसमें स्वपरागण होने दिया जाता है, और स्वपरागण के पश्चात इससे जो वापस दूसरी पीढ़ी प्राप्त होती है, या अपन कहें इनकी जो फल लगेंगे उनसे जो पौधे बनेंगे उसको अपन किस नाम से जाएंगे, F2PD के नाम से जाना जाता है। तो ये भी अपने आगे इसमें जब मैनुअल के नियम पढ़ेंगे उस मैनुअल के नियमों में ये सब आगे अपने को स्पष्टीकरण मिल जाएगा। F1PD कौन सी होती है, उसमें स्वपरागण कैसे होने दिया जाएगा, तो ये सब चीजें हमारे सामने उस समय आ जाएगी। तो ये अपन अब इसके बाद में भी जो है मैनुअल का पहला नियम पढ़ते हैं। तो तब तक में आप एक बार रिवीजन करो, फिर अपन मैनुअल का पहला नियम शुरू करते हैं। तो परिभाषित शब्दावली हमने की, अब अपन करते हैं मैनुअल का पहला नियम। तो मैनुअल का जो पहला नियम है उसमें मैनुअल ने क्या किया, एक लंबा पादप लिया, एक बौना पादप लिया। उस लंबे पादप और बौने पादप ने उसमें क्या किया, सबसे पहले उसने लंबे पादप के जो पुष्प थे उसके परागकणों को, पुंकेसरों को हटा दिया, वहां से तोड़ दिया, विपुंसन कर दिया, कैंची से हटा दिया। उसके बाद उसने क्या किया कि जो छोटा पादप था उसके एक पुष्प को तोड़ा, परागकणों को लेके बड़े पादप पर छिड़क दिया, और बड़े पादप पर जो परागण की प्रक्रिया हुई उससे जो बीज बने, और उस जो बीज से वापस पौधों को उगाया, उस बीजों को उगाया, तो जो पौधे बने उस पौधों को F1PD के नाम से जाना गया। तो अपन कह सकते हैं कि यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के परस्पर क्रॉस करवाते हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर परस्पर क्रॉस करवाते हैं, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, और जो पहली पीढ़ी में लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं करते उसे अप्रभावी लक्षण के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार ये जो नियम है, ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित था,
इसको एक संकर संकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि यह एक जोड़ी विपर्ययशील लक्षणों को लेकर के परस्पर क्रॉस कराया गया था। तो परिभाषा रूप में हमारे सामने यहाँ लिख रखा है कि एक जोड़ी विपर्ययशील लक्षण को लेकर के जब संकरण करवा जाता है तो प्रथम यानी F1PD में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं एवं F1PD में अप्रकट लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। F1PD में अप्रकट लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं और यह नियम जो है एक संकर संकरण पर आधारित है। इसमें देखिए जो जनक पादप है वो ये इनकी कायिक कोशिका है, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी कायिक कोशिका मतलब उनका पादप जो शरीर है उसमें इस प्रकार का अपन कह सकते हैं जीन प्रारूप अनुपात पाया जाता है। तो ये प्रभावी पादप है और ये अप्रभावी पादप है। इनके बीच में जब इसके परागकण बने या अंड कोशिका बनी तो देखो हमारे सामने है, इसको भले आप परागकण मान लीजिए या इसको अंड कोशिका मान लीजिए और यहाँ पर इसको परागकण मान लीजिए, दोनों में से कोई भी एक मान लेते हैं। इनके बीच में यहाँ पर जब गुणे का निशान होता है इसका मतलब इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी अपन कह सकते हैं संकरण के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर जब इनका निषेचन होगा, इन दोनों का क्या होगा? निषेचन, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर वापस इनसे क्या बनेंगे? इनसे बीज बनेंगे और उन बीजों से जो वापस पौधे बनेंगे वो पौधे जो है वो F1PD के रूप में कहे जाते हैं। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए ये एक लंबा पादप है, इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं, ये एक लंबा पादप है और यहाँ पर एक जो है वो बौना पादप है। इस लंबे पादप को अपन कैपिटल टी के रूप में जानते हैं। इस बौने पादप को अपन स्मॉल टी के रूप में जानते हैं। यहाँ पर ये इसकी मान लीजिए पत्तियां लगी हुई है और ये लीजिए मान लीजिए इसका एक पुष्प लगा हुआ है यहाँ पर इस प्रकार मान लीजिए पुष्प लगा हुआ है। इसका भी मान लीजिए ये इसका एक पुष्प लगा हुआ है और ये इसकी अपन देखते हैं कि इसकी मान लीजिए पत्तियां लगी हुई है, ये इसकी मान लीजिए टहनियाँ इस प्रकार, ये इस प्रकार ये टहनियाँ मान लेते इसकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये इस प्रकार ये इसके मान लीजिए पुष्प लगे हुए हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले अपन इस पुष्प के परागकणों को यहाँ से हटा देते हैं, पुंकेसरों को यहाँ से मान लीजिए अपन ये हटा देते हैं। अब इसका एक पुष्प तोड़ के इसके परागकणों को इसकी वर्तिका पर यहाँ पर इसको छिड़क दिया जाता है, यहाँ इसको छिड़क देते हैं। तब अंड कोशिका तो छोटे वाले पौधे के काम आती है और नर युग्मक बड़े वाले पौधे के काम आते हैं। अब इसमें यहाँ पर जब फली बनेगी, ये मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार ये इसके ऊपर एक है ना ये फली लग गई, इसके ऊपर जो ये फली बनेगी उस फली में जो बीज बनेंगे उस फली के मान लीजिए ये मटर के पौधे, यहाँ पर मटर के क्या बन गए? ये मटर के बीज बन गए। उन चारों बीजों को मान लीजिए अपन यहाँ उगा देते हैं इस प्रकार। ये इन चारों बीजों को क्या कर दिया गया? यहाँ इस प्रकार उगा दिया गया। तो जो चारों पौधे हैं वो चारों पौधे क्या होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। और चारों पौधे चूंकि लंबे प्राप्त होते हैं इसलिए इनको लंबापन जो है पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, इस कारण इसको अपन प्रभावी लक्षण के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर लंबापन जो है वो प्रभावी लक्षण है और जो बौनापन होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब इसको उतारिए, फिर अपन अगला नियम देखते हैं इसमें।